रॉबर्ट जेम्स वॉलर की विश्व प्रसिद्ध किताब ब्रिजेस ऑफ मेडिसन काउंटी, जिसे शुरू में प्रकाशकों ने छापने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में इसने लोकप्रियता के शिखर हासिल किए और कीर्तिमान स्थापित किया। इस किताब का हिंदी अनुवाद संवाद प्रकाशन मेरठ ने प्रकाशित किया है अप्रैल में, जिसका शीर्षक है किस्सा मेडिसन काउंटी के पुलों का। मैंने यानी यादवेंद्र और सीमा शफक ने मिलके इस किताब का अंग्रेज़ी से हिंदी अनुवाद किया है। इस किताब की एक चिट्ठी मैं अपने दोस्तों के साथ साझा कर रहा हूँ। 16 अगस्त 1978। प्रिय फ्रांसिस्का, इस उम्मीद के साथ चिट्ठी लिख रहा हूँ कि तुम अच्छी भली होगी। हालांकि इसका कोई अंदाज़ नहीं कि कितने दिनों में और किस हाल में तुम्हें यह चिट्ठी मिल पाएगी। मुझे लग रहा है कि मेरे यहाँ से रुखसत हो जाने के बाद ही मिले शायद। मैंने उम्र के 62 साल पूरे कर लिए हैं और मुझे वह तारीख अब भी याद है। आज का ही दिन था। ठीक 13 साल बीत चुके हैं जब मैं किसी ठिकाने का पता पूछने तुम्हारे घर पर दस्तक देने रुका था। मैं इस पैकेट की मार्फत तुम्हारे ऊपर एक दांव लगा रहा हूँ, इस निर्दोष उम्मीद के साथ कि मेरी यह कोशिश किसी भी रूप में तुम्हारे जीवन में उथल पुथल का कारण नहीं बनेगी। कितना भी मैंने अपने मन को समझाया, पर यह इस बात के लिए राजी नहीं हुआ कि ये कैमरे किसी दुकान पर पुराने सेकंड हैंड सामानों के कोने में पड़े हुए धूल फांकते रहें या फिर किसी अजनबी के हाथ पड़ें। मुझे इसका बखूबी एहसास है कि तुम्हारे पास पहुँचते पहुँचते इनकी शक्ल सूरत और भी बिगड़ चुकी होगी। पर फ्रांसिस्का, चारों तरफ निगाह फेरने के बाद भी मुझे तुम्हारे सिवा, हाँ मेरा यकीन करो, सचमुच तुम्हारे सिवा इस दुनिया में कोई और नहीं सूझा जिसके पास इन्हें छोड़ने का हौसला कर पाऊँ। तुम्हारे पास इन्हें भेज तो रहा हूँ, पर मन में यह आशंका भी भरपूर है कि इनके कारण तुम खामखा किसी अप्रत्याशित संकट में ना पड़ जाओ। मेरी इस सनक के लिए मुझे माफ़ कर देना फ्रांसिस्का। 1965 से लेकर 75 तक पूरे 10 साल मेरे पैर निरंतर सफ़र ही सफ़र में चलते रहे। अब तुमसे क्या छुपाना। खुद के ऊपर ओढ़ी हुई इस व्यस्तता की बड़ी वजह तो यह थी कि मन के अंदर लगातार सिर उठाती हुई इस ख्वाहिश के आगे कहीं मैं घुटने न टेक दूं कि तुमसे फ़ोन पर बात करनी है या सीधा तुम्हारे सामने जाकर खड़े हो जाना है। तुम्हें छोड़कर चले आने के बाद एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब जगी हुई अवस्था के एक एक पल में मेरे मन में यह इच्छा बलवती ना होती रही हो। यही ख़ास वजह रही जो मुझे ज़बरदस्ती जितने में मिल पाएँ वैसी विदेशी असाइनमेंट्स की ओर धकेलती रहीं। बार बार मन में यह आता भी था कि आखिर भाग भाग कर कहाँ जा रहा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ। भाड़ में जाएं सारे असाइनमेंट्स। अब इसी पल मुझे विंटरसेट आयोवा की ओर रुख करना है और चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, मैं फ्रांसिस्का जॉनसन को अपने साथ लेकर ही वहाँ से चलूँगा। उसके बगैर अब एक पल भी नहीं जीना। पर जब जब भी यह आवेग आता, मुझे तुम्हारे शब्द सुनाई देते, तुम्हारी भावनाओं की मेरे मन में बेहद कद्र है। शायद तुम सही कहती भी थी। मुझे इनका एहसास तब नहीं हो पाता था। मुझे सिर्फ इतना पता है कि शुक्रवार की उस बेहद गर्म सुबह तुम्हारी गली की ओर अंतिम बार देखकर उधर पीट करके वापसी का सफ़र शुरू कर देना मेरे जीवन की सबसे मुश्किल घड़ी थी, और जीवन की शेष घड़ी में भी उससे ज़्यादा कठिन फैसला मेरे सामने कभी नहीं आएगा।
अपनी ही बात क्यों करूं? दरअसल शायद ही कुछ गिने चुने ऐसे बदनसीब मर्द होंगे जिनके सामने यह जान निकाल लेने वाली चुनौती पेश आई होगी। मैंने 1975 में नेशनल जियोग्राफिक का काम छोड़ दिया और बाद के तमाम सालों में अपनी मन मर्जी का काम करता रहा। कभी कहीं कोई ऐसा पसंदीदा काम मिल गया तो ठीक है, पर वह भी ऐसा जो मुझे घर से कुछ दिनों के लिए बाहर ले जाने वाला। हालांकि इस मनमौजी काम से पैसे नहीं मिलते और मेरे हाथ भी हमेशा तंग रहे, पर मैंने बगैर किसी गिले शिकवे के जैसे तैसे गुजारा कर ही लिया। अपनी सारी जिंदगी में मैंने ऐसा ही तो किया है। तुम्हारे सामने मुझे यह कबूल करने में कोई शर्म नहीं कि मैंने अपने दिल के ऊपर समय की धूल गर्द की परतें जानबूझकर जमने दी। उनको झाड़ पोंछ कर साफ करने का जतन कभी नहीं किया। खुद को कम से कम मैं ऐसे ही देखता हूँ। ऐसा नहीं है कि तुम मेरे जीवन में आने वाली पहली स्त्री हो, तुमसे पहले भी कुछ स्त्रियां मेरे जीवन में आईं, पर आज यह स्वीकार करते हुए मुझे फख्र होता है कि तुम्हारे साथ मुलाकात के बाद किसी स्त्री को मैंने अपने घर के दरवाजे पर दस्तक नहीं देने दी। यह भी बिल्कुल साफ है कि मुझे ब्रह्मचर्य या अनैतिकता जैसी किसी बात में यकीन नहीं है। बस तुमसे मिलने के बाद मुझ में किसी अन्य स्त्री के लिए दिलचस्पी की कहीं कोई गुंजाइश शेष नहीं रही। एक बार किसी असाइनमेंट के सिलसिले में मैं कनाडा गया हुआ था। वहाँ मैंने एक नर बत्तख देखा जिसकी मादा को शिकारियों ने गोली मार दी थी। तुम्हें मालूम ही होगा फ्रांसिस्का कि इन पक्षियों की शारीरिक बनावट ऐसी है जिसमें जीवन जीने के लिए सेक्स करने की अनिवार्यता होती है। व्यथित नर कई दिनों तक बावला होकर तालाब के चक्कर लगाता रहा। काम खत्म करके जब मैं वापस लौटने लगा तब भी वह पानी में बेचैन होकर अकेले चक्कर काट रहा था। सभी दिशाओं में बाहर बाहर गर्दन घुमा घुमा कर अपनी आशा भरी निगाहों से अपने साथी को ढूंढता हुआ। मुझे भली भांति एहसास है कि ऐसे समानार्थी उदाहरण आमतौर पर साहित्य की दुनिया में दिए जाते हैं, पर मैंने उस अकेले बत्तख को देखने के बाद से निरंतर खुद को उसकी दयनीय दशा में ही पाया है। क्या करूं अपने इस मन का? जब जब भी मैं धुंध भरे सवेरे उठकर पहली दफा अपनी आंखें खोलता हूं या दोपहर बाद उत्तर पश्चिम दिशा में सूरज को पानी के साथ हटखेलियां करता हुआ देखता हूं, तो मेरा मन अचानक ही बड़ी शिद्दत से तुम्हें ढूंढने लगता है। बेताबी यह जानने के लिए बढ़ती जाती है कि इस वक्त जब मैं तुम्हारे बारे में इस शिद्दत के साथ सोच रहा हूं, तुम क्या कर रही होंगी? तुम्हें मेरी बेताबी का कुछ एहसास होगा भी कि नहीं? और जानती हो फ्रांसिस्का, हमारे साथ को लेकर अपनी कल्पना में मैं कभी कुछ खास या उलझाने वाली बात नहीं सोचता। बस सीधी सरल छोटी छोटी मामूली बात, जैसे तुम्हारे घर के पिछवाड़े के गार्डन में टहलना, तुम्हारे सामने बरामदे में पोर्च पर बैठ जाना, तुम्हारी किचन के सिंक के पास खड़े रहना, ऐसी तमाम बातें जेहन में आती रहती हैं। रॉबर्ट पेन वॉरेन ने कभी एक मुहावरा इस्तेमाल किया था, एक ऐसी दुनिया जिसको रुष्ट ईश्वर त्याग कर कहीं दूर चला गया है। बात किसी अधूरे आशियाने की भले ही हो, पर मैं अक्सर तुम्हें याद करते हुए इस मुहावरे की छुअन महसूस करता हूँ। पर मेरी मजबूरी है कि मैं ऐसी मनोदशा में हमेशा नहीं बना रह सकता। अब तो यह एक लंबा सिलसिला बन गया है। मैं करता ये हूँ कि जब बार बार सिर उठाते एहसास हद से ज़्यादा कचोटने लगते हैं, तो मैं अपनी गाड़ी पर साजो सामान लाता हूँ और हाईवे को साथ में लेकर कुछ दिनों के लिए घर से दूर कहीं बाहर निकल जाता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुझे अपने जीवन को लेकर कोई अफसोस या ग्लानि है। तुम जानती हो मैं स्वभाव का इंसान भी नहीं। साथ ही यह भी उतना ही सच है कि मैं हरदम ऐसी ही मनोदशा में नहीं रह सकता। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मुझे तुम तक पहुँचने का रास्ता सुझाया। तो मेरी अंतरंग दुनिया में इस कदर शामिल रही।
यह भी तो हो सकता था कि हम एक दूसरे को देखकर आकाश में दो उल्काओं की मानिंद चमकते और अगले ही क्षण अलग अलग दिशाओं में जाकर एक दूसरे का हाल जाने बगैर हमेशा हमेशा के लिए लुप्त हो जाते। पर कहने को कहूँ चाहे कुछ भी, ज़मीनी हकीकत यही है कि मैं एक हाड़ मांस का बना मामूली इंसान हूँ। दुनिया जहान की तमाम तार्किकताओं का वज़न एक तरफ और टूट कर तुम्हें चाहने की उतनी ही मूल्यवान निर्बंध कामना दूसरी तरफ। मैं चाहे कितना भी यत्न करूं, लाचार कर डालने वाली इस घनघोर चाहना से मेरी मुक्ति नहीं हो पाएगी। एक एक पल मेरे पूरे अस्तित्व पर हावी रहा है लाचार अस्फुट रुदन का वह निर्मम समय, जब मैं तुम्हारे साथ होने की कामना करता रहा हूं, पर वास्तव में ऐसा कर नहीं पाया। मेरे माथे के अंदर एक के बाद एक झंझावात अनवरत उभरते और टक्कर मारते रहे। अंतिम सच्चाई यह है कि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, भरपूर उद्वेग और संपूर्ण निष्ठा के साथ, और अंतिम सांस लेते हुए भी तुम्हें ऐसे ही चाहता रहूँगा। इससे मेरी मुक्ति नहीं है फ्रांसिस्का। अपने समय का आखिरी काउबॉय रॉबर्ट नोट। पिछली गर्मियों में मैंने अपनी गाड़ी में नया इंजन डलवा लिया था। यह बिल्कुल ठीक था और बढ़िया काम भी कर रहा है।